जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग औरंगजेब को ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने औरंगजेब के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था उनका, और इसके अलावा हमने उनके टाइम पर जो रिबिलियंस या जो विद्रोह हुए थे उनके टाइम पे, जैसे जाट विद्रोह हुआ था या बुंदेलों का जो विद्रोह हुआ था, सतनामी विद्रोह हुआ था, ये सब पढ़ा था। इसके अलावा हमने राजपूत का मारवाड़ के साथ क्या रिलेशन था, राजपूत जो औरंगजेब का राजपूतों के साथ क्या रिलेशन था, उसमें सबसे पहले हमने मारवाड़ के बारे में पढ़ा था। ठीक। उसके अलावा हमने इसमें मेवाड़ के बारे में पढ़ा था। ठीक। आज हमें उसके आगे कंटिन्यू करना है। ठीक। आज जहां से हमें शुरुआत करनी है वो करनी है शहजादे अकबर का विद्रोह। देखिए, शहजादा अकबर जो थे वो औरंगजेब के बेटे थे। ठीक है। और इन्होंने ही अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है। ये वो वाले अकबर नहीं है। ठीक है। ये औरंगजेब के बेटे हैं जिनका नाम है अकबर। इनका नाम भी अकबर है। ठीक है। और इसी अकबर का जो है विद्रोह किया गया, विद्रोह किया अकबर के द्वारा, किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। तो आज की क्लास हमारी शुरुआत होगी वहां से, और उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिबिलियन ऑफ प्रिंस अकबर। ठीक है। शहजादे अकबर का विद्रोह। Angered by Aurangzeb's policies and being removed from Mewar, Prince Akbar rebelled against his father in 1681 AD। देखिए, औरंगजेब की नीतियां जो थी, ठीक है, और इसको मेवाड़ से हटाए जाने पर, ठीक है, मतलब कि अकबर जो था उसको एक तो मेवाड़ की कुर्सी से हटा दिया गया था, जगह से। इसके अलावा अकबर की जो पॉलिसीज थी या जो नीतियां थी, उससे बहुत ज्यादा ये नाराज था, मतलब गुस्से में था, जिसके कारण इसने 1681 में अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है। तो दो चीज रीजन थी, एक तो अकबर की पॉलिसीज से ये नाराज था, और दूसरा इसको मेवाड़ से हटा दिया गया था, इस कारण से ये अकबर जो था वो अपने पिता के अगेंस्ट में चला गया। कब? 1681 में। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन एम्परर एंड मेड एन अलायंस विद द राजपूत। अच्छा, इसने क्या किया, इसने अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया, और इन्होंने संधि कर ली राजपूतों के साथ। ठीक है। तो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन एम्परर एंड मेड एन अलायंस विद द राजपूत। ही अटैक्ड अजमेर along with दुर्गादास एंड औरंगजेब was in अजमेर ड्यूरिंग दिस टाइम। देखिए, इन्होंने जब राजपूतों के साथ जब संधि करी, ठीक है, अलायंस किया, और अपने आप को एम्परर घोषित कर लिया, तो उस टाइम पर राजस्थान में ही जगह है अजमेर। ठीक है। वहां पर उस टाइम पर औरंगजेब मौजूद था, और इसने दुर्गादास के साथ मिलकर के औरंगजेब के ऊपर आक्रमण कर दिया था अजमेर पे। ठीक है। तो आपको याद रखना है, अजमेर पर इसने अटैक किया दुर्गादास के साथ। ठीक है। और उस टाइम पर अजमेर में ही था औरंगजेब। ठीक। औरंगजेब्स पोजीशन वाज वेरी क्रिटिकल ड्यूरिंग दिस टाइम, बट औरंगजेब्स इंप्लीमेंटेड डाउट्स बिटवीन राजपूत एंड अकबर यूजिंग डिप्लोमेटिक ट्रिक्स। देखिए, औरंगजेब की पोजीशन इस वक्त बड़ी वो थी, मतलब बहुत ही ज्यादा का वो थी, क्रिटिकल थी। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कूटनीति का इस्तेमाल किया। ठीक है। मतलब डिप्लोमेटिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करके राजपूतों और अकबर के बीच, शहजादे अकबर और राजपूतों के बीच में आपस में एक संशय पैदा कर दिया, या जिसे हम कहते हैं डाउट पैदा कर दिया। ठीक है। देखिए, क्या होता है कि कई बार आप अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए कई बार उनमें आपसी फूट डाल देते हैं। वही काम औरंगजेब ने किया डिप्लोमेटिक ट्रिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से। ठीक है। अकबर और राजपूतों के संबंध में संशय पैदा कर दिया। ठीक है। अब इसके कारण हुआ क्या कि राजपूतों ने इनका साथ छोड़ दिया। ठीक है। मतलब जो अब शहजादे अकबर थे, जिनको राजपूतों का साथ मिला हुआ था, उन्होंने क्या कर दिया, राजपूतों ने इनका साथ छोड़ दिया। ठीक। अब यहां पर जो इनकी कंडीशन थी अकबर की, वो बहुत ही ज्यादा हो गई, परेशान वाली हो गई, कि भाई देखिए, राजपूतों के दम पे ही इन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक। अब वो राजपूतों ने ही हाथ छोड़ दिया। अब राजपूतों ने जब हाथ छोड़ दिया, तो अब ये क्या करे? ठीक है। तो इनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। द कंडीशन ऑफ द रेबल प्रिंस बिकम्स पिटेबल। मतलब पिटेबल का मतलब होता है कि इनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ज्यादा जो हो गई थी, कमजोर पड़ गई थी या दयनीय पड़ गई थी। फिर इसके बाद जब लेटर नोइंग द रियलिटी, दुर्गादास वॉज एबल टू गेट हिम सेफली टू द मराठा किंग शंभूजी। ठीक है।
देखिए अब इसके बाद क्या हुआ, जब इनकी स्थिति दयनीय हो गई, ठीक है, तो वास्तविकता जान करके दुर्गा दास ने इनकी मदद करी और इनको सुरक्षित मराठा राजा शंभू जी के पास पहुंचा दिया। मतलब ये जो अकबर थे इनको कहाँ पहुंचा दिया, शंभू जी के पास। कौन, मराठा राजा। ठीक, तो मराठा राजा शंभू जी के पास इनको क्या कर दिया, जो है पहुंचवा दिया। ठीक है, अब वहां से मराठों से भी उसको कोई खास वो नहीं मिली। ही कुड नॉट गेट एनी स्पेशल हेल्प इवन फ्रॉम द मराठास। Disappointed by this, he went to Persia where he died in 1704 AD। देखिए अब जब शहजादे अकबर को ये समझ में आ गया, राजपूतों ने तो साथ छोड़ दिया, अब दुर्गादास जी ने किसी तरह इनको मराठों तक पहुंचाया तो मराठों ने भी इनका साथ नहीं दिया। तो अब उनको समझ में आ गया कि अब मैं अपने पिता औरंगजेब से नहीं लड़ सकता। ठीक, तो ये चुपचाप हार करके और चले गए पर्शिया की तरफ और वहीं पर इनकी 1704 में डेथ हो गई। ठीक है, तो प्रिंस अकबर का जो समझ में आया आपको विद्रोह क्यों था, औरंगजेब की पॉलिसी से और मेवाड़ से निकाले जाने के कारण ये नाराज थे। इन्होंने खुद को सम्राट घोषित कर लिया और राजपूतों के साथ अलायंस कर लिया और इन्होंने अजमेर पर हमला कर दिया जहां उस टाइम पर औरंगजेब मौजूद था। तो लेकिन औरंगजेब ने इनसे डायरेक्ट लड़ाई करने की बजाय राजपूतों में और अकबर के बीच में फूट डलवा दी। मतलब उनके मन में डाउट्स पैदा करवा दिए डिप्लोमेटिक ट्रिक्स के जरिए, जिसके कारण राजपूतों ने अकबर का साथ छोड़ दिया। अब दुर्गादास ने इनकी दयनीय स्थिति को देखा और इनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए इनको मराठों के पास ले गए। इनको किसके पास ले गए, मराठों के पास, शंभू जी के पास। लेकिन इनसे भी उनको कोई खास मदद नहीं मिली, जिसके कारण फिर थक हार करके अकबर को देश छोड़ना पड़ा और वो पर्शिया चला गया और वहां पर उसकी 1704 में मृत्यु हो गई। क्लियर हुआ। ठीक, तो आपको रेबिलियन ऑफ प्रिंस अकबर समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है ट्रीटी विद मेवाड़। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने मेवाड़ से पढ़ा था कि औरंगजेब का मेवाड़ से युद्ध चल रहा था। ठीक है, अब मेवाड़ से लगातार युद्ध चलने के कारण, देखिए कोई भी वो हो, जब अगर वो लगातार युद्ध में इन्वॉल्व रहता है तो कहीं ना कहीं उनकी कंडीशंस जो होती है एक टाइम के बाद वर्स्ट होती है। ठीक है, तो ऐसे ही मेवाड़ की भी जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, लगातार युद्ध के कारण हो क्या रहा था, मेवाड़ की स्थिति जो हो गई वो दयनीय हो गई। ठीक है, और इससे मुगलों को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मतलब मुगल्स भी जो लड़े मेवाड़ से तो उनको भी कुछ खास चीज हासिल नहीं हुई युद्ध से। ठीक है, तो दोनों पार्टियों को ये समझ में आ गया कि साहब लड़ने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान हम दोनों का हो रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ खास मिल नहीं रहा। ठीक है, तो दोनों ही पार्टीज ने एक ट्रीटी करी जून 1681 में। ठीक है, मतलब देखिए जब जब दोनों पक्ष को ये समझ में आ गया कि साहब युद्ध से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तब फिर दोनों पक्षों ने एक साथ बैठ करके एक संधि करी। ठीक है, जून 1681 में एक संधि कर ली। ठीक है, और इसमें यह हुआ कि राणा हैंडेड ओवर मंदालपुर एंड बदनौर परगनास टू द मुगल इंस्टेड ऑफ गिविंग जिजिया। देखिए राणा ने क्या किया, इस संधि के मुताबिक जजिया देने के बदले इन्होंने मांडलपुर और बदनूर, ठीक है, मांडलपुर और बदनूर, इसके परगना जो है वो मुगलों को सौंप दिया। ठीक है, मतलब मुगलों को अपने क्षेत्र का मांडलपुर और बदनौर, इसके परगनास को किसको सौंप दिया, मुगलों को, जिजिया के अगेंस्ट में। ठीक है, जिजिया के अगेंस्ट में जगत सिंह वॉज एक्सेप्टेड एज द राणा ऑफ मेवाड़, और इसके एवज में मुगलों ने भी जगत सिंह को मेवाड़ का राजा या हम कहें मेवाड़ का राणा स्वीकार कर लिया। ठीक है, मेवाड़ का राणा किसको स्वीकार कर लिया, जगत सिंह को। ही वॉज गिवन अ मनसब ऑफ 5000, और इनको मनसब भी दिया गया 5000 का। अब देखिए ये मनसब सिस्टम क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। जब हम मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसकी मनसबदारी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको सिर्फ इतना जानना है कि जगत सिंह को भी क्या दिया गया था, मनसब दिया गया था 5000 का। ठीक, हिज सन वॉज ऑल्सो गिवन अ जॉब इन दी मुगल कोर्ट, उनके बेटे को भी क्या की गई, मुगलिया अदालत में नौकरी दी गई। ठीक है, तो मुगलिया जो है वहां पे अदालत में इनको क्या दी गई, नौकरी दी गई। और राणा प्रोमिस्ड नॉट टू टेक द साइड ऑफ अजीत सिंह। ठीक है, अच्छा जो अजीत सिंह थे मारवाड़ वाले, ठीक है, उनको राणा ने प्रॉमिस किया, मतलब औरंगजेब से,
कि हम उनकी तरफ से नहीं आएंगे, अजीत सिंह की तरफ से। ठीक है, औरंगजेब डिड गिव any assurance that he would return Ajit Singh kingdom when he become eligible। अच्छा, औरंगजेब ने भी ये कहा, आश्वासन दिया कि जब भी कभी हम अजीत सिंह के राज्य को लेंगे, ठीक है, तो उनको जो है, ठीक है, वापस कर दिया जाएगा। That he would return अजीत सिंह किंगडम when he becomes eligible। ठीक है, तो जैसे ही जगत सिंह एलिजिबल हो जाएंगे तो अजीत सिंह को क्या कर देंगे। बाय दिस ट्रीटी द ओल्ड फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन मेवाड़ एंड मुगल्स वर रीस्टेब्लिश्ड। अच्छा, इस ट्रीटी के चलते जो पुरानी दोस्ती थी मेवाड़ की और मुगलों की, वो वापस से स्थापित हुई, रीस्टेब्लिश हुई, और इसमें 1707 तक कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, मतलब जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो गई तब तक मेवाड़ के साथ जो संधि की थी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। समझ में आया आपको? ठीक, क्लियर हुआ ये? ठीक है, जगत सिंह को राणा ऑफ मेवाड़ बना दिया गया था और उन्होंने भी ये प्रॉमिस किया था कि वो अजीत सिंह की तरफ से नहीं आएंगे और अजीत सिंह के किंगडम को भी कब्जा करने के बाद उनको वापस कर दिया जाएगा। इस तरीके से मेवाड़ और मुगलों के बीच में वापस से रीस्टैब्लिशमेंट हुआ उनकी दोस्ती का। ठीक है, और इनकी दोस्ती में कोई बदलाव 1707 तक, जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो गई तब तक नहीं आया। उसके बाद चेंजेस आएंगे, हम देखेंगे आगे जब हम लेटर मुगल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे के जो मुगल बादशाह थे उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया। क्लियर हुआ ये? ठीक, ये समझ में आ गया आपको। औरंगजेब और राजपूत किंगडम के रिलेशंस के बारे में क्लियर हुआ। इसमें बेसिकली हमने दो ही क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, एक मारवाड़ और मेवाड़। ठीक है, मारवाड़ और मेवाड़। और इसके अलावा हमने शहजादे अकबर का रेबिलियन देखा, विद्रोह देखा, जिन्होंने राजपूतों की मदद से विद्रोह किया था। क्लियर है? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे औरंगजेब की साउथ की पॉलिसी। ठीक है, मतलब साउथ में उसने किस तरीके से अपनी पॉलिसी चलाई, दक्षिण नीति इसको हम कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण में उन्होंने कहाँ कहाँ आक्रमण किया और कहाँ कहाँ उनको विजय मिली। ठीक है, तो बेसिकली हमें साउथ इंडियन पॉलिसी देखनी है औरंगजेब की। ठीक है, कि दक्षिण भारत को लेकर के औरंगजेब की क्या नीति थी। ठीक, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साउथ इंडिया पॉलिसी। ठीक है, दक्षिण भारत की जो नीति थी वो औरंगजेब की कैसी थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, औरंगजेब हैज बीन द गवर्नर ऑफ साउथ इंडिया ट्वाइस ड्यूरिंग द रीन ऑफ हिज फादर शाहजहां। अच्छा, ये देखिएगा, शाहजहां के समय में दक्षिण भारत का गवर्नर औरंगजेब को 2 बार बनाया गया था। ठीक है, दक्षिण भारत का गवर्नर जो था वो औरंगजेब को 2 बार बनाया गया था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल। Therefore, he understood the situation of South India very well and was well aware of the weakness of the kings of the South India। अब देखिए, जब इसको दक्षिण भारत का गवर्नर बनाया गया ना, तो इसने वहां की चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता कर लिया। मतलब उसने देख लिया कि भाई साउथ इंडिया की सिचुएशन कैसी है। ठीक है, और उनके राजाओं की कमजोरी क्या है, दुर्बलताएं क्या है। ठीक है, तो इससे ये भली भांति परिचित था। ठीक है, देखिए, कभी भी आप किसी भी देश पर आक्रमण करने जाते हैं तो सबसे पहले आप उनकी दुर्बलता, या हम कहें जिसको कि वीकनेस को देखते हैं, कि भाई उनकी वीकनेस क्या है, और उनकी वीकनेस का फायदा उठा करके ही आप युद्ध करते हैं। ठीक है, हमेशा देखिएगा, कभी भी युद्ध होता है तो उसमें हमेशा ये बताया जाता है कि उसमें हमेशा एक ही सवाल पूछा जाता है कि सामने वाले की कमजोरी क्या है। ठीक है, तो यहां पर भी चूंकि उनकी कमजोरी और जितनी भी, चूंकि ये 2 बार वहां के गवर्नर थे, इसलिए साउथ इंडिया के राजाओं की वीकनेस इनको पता थी। ठीक, इसके बाद आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन नॉर्थर्न इंडिया, ही ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स ऑफ साउथ इंडिया कॉन्क्वेस्ट। देखिए, जब इनका उत्तर भारत में राज्य सुदृढ़ हो गया, ठीक है, जब उत्तर भारत की सारी समस्याओं का समाधान हो गया, फिर इन्होंने फोकस दक्षिण भारत पर किया औरंगजेब ने। ठीक है, मतलब देखिए, नॉर्थ इंडिया को पहले सिक्योर किया चारों तरफ से, अब उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, साउथ इंडिया पर अटैक किया। ठीक है, अब हम सबसे पहले रीजंस देखते हैं कि साउथ इंडिया पर अटैक करने के कारण क्या थे औरंगजेब। औरंगजेब ने क्यों साउथ इंडिया पर अटैक किया? सबसे पहला जो रीजन था, औरंगजेब वॉज अ वेरी एम्बिशियस एंड इंपीरियलिस्ट रूलर।
ही वॉन्टेड टू कॉन्कर होल ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश द सिंगल यूनिफाइड किंगडम। देखिए इनका सबसे पहला, देखिए कोई भी राजा जब भी कभी किसी दूसरे जगह पर आक्रमण करता है तो उसका सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि वो जो राजा है वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होता है। देखिए महत्वाकांक्षी होगे तभी आप अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहोगे। ठीक है, कोई भी महत्वाकांक्षी ही व्यक्ति अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहता है। तो औरंगजेब भी इसी तरीके से बड़ा ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, जिसका काम था साम्राज्य को अपने बढ़ाना। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, इंपीरियलिस्ट रूलर, मतलब साम्राज्यवादी। ठीक है, और वो क्या करना चाहता था, वह पूरे भारत को जीतना चाहता था। सबसे पहली बात तो कि वो पूरे भारत को जीतना चाहता था और एकमात्र उस पूरे भारत का एकमात्र शासन स्थापना करना चाहता था। मतलब सिंगल यूनिफाइड किंगडम हो पूरे भारत का। ठीक है, मतलब कोई अलग राज्य नहीं होना चाहिए। तो औरंगजेब चूंकि खुद एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, इसी कारण से वो पूरे देश को जीतना चाहता कर एक सिंगल यूनिफाइड किंगडम में बदलना चाहता। दूसरा रीजन है, औरंगजेब हैड कॉन्कर्ड द किंगडम्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा इन द साउथ ड्यूरिंग हिज फादर रीन, बट ही कुड नॉट कंप्लीट दिस कॉन्क्वेस्ट ड्यू टू हिज फादर्स इंटरवेंशन। देखिए औरंगजेब जब जिस टाइम पर दक्षिण में गवर्नर बन के गया था, उसी टाइम पर इसने दक्षिण के बीजापुर और गोलकोंडा, ठीक है, इन दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, लेकिन अपने पिता के हस्तक्षेप या फादर के इंटरवीन के कारण इस विजय को पूर्ण नहीं कर पाया था। मतलब वो जीता तो था लेकिन पूर्णता तरीके से नहीं जीत पाया था, उसके पहले ही शाहजहां ने इंटरफेरेंस कर दिया था, इंटरवीन कर दिया था। ठीक है, तो पूरी तरीके से जीत नहीं पाया था, ये भी उसका मलाल था कि मैं बीजापुर और गोलगंडा को पूरी तरीके से नहीं जीत पाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बीइंग अ स्टॉच सुन्नी मुसलमान, औरंगजेब कंसीडर्ड इट हिज ड्यूटी टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द शिया स्टेट्स ऑफ द साउथ। देखिए चूंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और मैंने आपको बताया था कि शिया और सुन्नी इनके बीच में लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक, तो चूंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण दक्षिण में जो शियाओं के राज्य थे, जैसे ये बीजापुर है, गोलकोंडा है, तो दक्षिण में बेसिकली जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे वो सब शिया थे। ठीक है, अब औरंगजेब क्या था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ठीक, तो वो शियाओं मुसलमानों से चिढ़ता भी था। ठीक, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था साउथ पर आक्रमण करने का, कि वो शिया स्टेट्स को बर्बाद करना चाहता था, जो भी जहां पर भी शिया रूल कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसने बीजापुर गोलकोंडा जैसी जगह पर आक्रमण किया। इसके बाद बात करें, अगला जो था, पावर ऑफ द मराठास हैड इंक्रीज्ड कंसिडरेबली इन साउथ इंडिया, Marathas was becoming a future threat to the Mughal Empire, so Aurangzeb wanted to destroy them. देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, दक्षिण भारत में मराठाओं की ताकत बढ़ रही थी, और औरंगजेब को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर इन मराठास को नहीं रोका गया, ठीक, तो आगे चल के भविष्य में ये हमारी मुगलिया सल्तनत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, तो मराठा जिस तरीके से दक्षिण में इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है, उनकी सेना सुदृढ़ हो रही थी, उनके पास मतलब हर चीजें हो रही, तो उसका इफेक्ट औरंगजेब को ये लगा कि अगर ये लोगों को नहीं रोका गया अभी, तो फ्यूचर में ये बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं मुगल एम्पायर के लिए। तो औरंगजेब को मराठों को खत्म करना था, इसलिए भी उसने साउथ इंडिया पर अटैक किया। तो आपको समझ में आया कि क्या क्या रीजंस थे साउथ इंडिया पर औरंगजेब के अटैक करने के लिए। देखिए औरंगजेब सबसे पहली बात तो साउथ इंडिया का गवर्नर 2 बार रहा अपने पिता के शासनकाल में, शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, तो वो साउथ इंडिया की पूरी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से जानता था, और वहां के राजाओं की दुर्बलता या कमजोरी के बारे में भी उसको पता था। ठीक, तो जब वो शासक बना, औरंगजेब जब शासक बना, तो सबसे पहले तो उसने नॉर्थ इंडिया को सिक्योर किया। अब जब नॉर्थ इंडिया पूरी तरीके से सुदृढ़ हो गया, तब उसने अपना फोकस साउथ इंडिया पे किया। ठीक, अब साउथ इंडिया पर अटैक करने के कारण क्या थे, तो हमने सबसे पहला कारण देखा कि औरंगजेब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था, एम्बिशियस एंड इंपीरियलिस्ट रूलर, जिसके कारण वो पूरे देश को जीतना चाहता था और पूरे देश को एक ही साम्राज्य में बदलना चाहता था।
सॉरी, क्लियर। पहला रीजन तो ये था। दूसरा, अकबर ने शाहजहां के ही सॉरी औरंगजेब ने शाहजहां के ही टाइम पर बीजापुर और गोलकोंडा जीत लिया था, लेकिन पिता के हस्तक्षेप के कारण वो पूरी तरीके से नहीं जीत पाया था, तो वो भी मलाल उसके अंदर था। तीसरा कारण था, चूंकि नीचे साउथ में जितने भी स्टेट थे वहां पर जो मुसलमान राज किया करते थे वो शिया थे, ठीक है, और औरंगजेब जो था वो सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान। और शिया और सुन्नी की लड़ाई तो शुरू से चल रही है, तो वो जितने भी शिया लोग थे जो राज्य कर रहे थे साउथ इंडिया में, उनको पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था। तो उस कारण से भी उसका साउथ इंडिया की तरफ रुख करना कारण बन गया, ठीक। और चौथा कारण था मराठा। मराठाओं की ताकत साउथ में बढ़ती जा रही थी। ये देख करके औरंगजेब को ये लग गया कि अगर हमने मराठाओं को अभी नहीं रोका, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद मराठा जो हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं मुगलिया सल्तनत के लिए, ठीक। तो इसी कारण से मराठाओं को डिस्ट्रॉय करने के लिए औरंगजेब ने दक्षिण की नीति अपनाई। क्लियर हुआ, ठीक। तो आपको समझ में आया, ठीक है, क्या क्या रीजंस थे, क्यों, किन परिस्थितियों पे और किस कारण से औरंगजेब ने दक्षिण भारत के कैंपेन को शुरुआत की, ठीक है। अब इनके हम कॉन्क्वेस्ट देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में जो विजय अभियान था औरंगजेब का, देखिए अंततः औरंगजेब ने दक्षिण जीत लिया था, ठीक है, लेकिन आगे हम देखेंगे इनकी इसी नीति के कारण मुगलिया सल्तनत जो हो गई थी वो बहुत कमजोर पड़ गई। आगे हम रीजंस देखेंगे, ठीक है। तो और ये मुगलिया सल्तनत के पतन का एक और कारण भी बनता है कि मुगलिया सल्तनत का पतन क्यों शुरू हुआ। उसमें औरंगजेब की दक्षिण भारत की जो नीति थी वो भी जिम्मेदार है, वो भी साउथ इंडिया की नीति जो थी वो भी जिम्मेदार थी, ठीक। अब हम देखेंगे औरंगजेब के दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में कौन कौन से अभियान थे, ठीक है, और उसको किस तरीके से क्रियान्वयन में लाया गया, ठीक। तो अब हम देखेंगे मिलिट्री कैंपेन इन साउथ इंडिया, ठीक है, औरंगजेब का मिलिट्री कैंपेन कहाँ कहाँ था साउथ इंडिया में। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहला अटैक इन्होंने किया बीजापुर पे। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपने पिता के टाइम पे बीजापुर और गोलकोंडा इन दोनों को जीत लिया था, लेकिन अपने पिता के हस्तक्षेप के कारण ये पूरी तरीके से उसे जीत नहीं पाया था। तो इसने सबसे पहला काम यही किया कि बीजापुर पर अटैक किया, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ड्यूरिंग औरंगजेब रीन बीजापुर इन द साउथ वॉज अ शिया स्टेट। देखिए औरंगजेब के टाइम पे जो बीजापुर था, ठीक है, ये एक शिया राज्य था, मतलब यहाँ पर जो रूल कर रहे थे वो कौन थे, शिया मुस्लिम। ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड औरंगजेब had signed a treaty with Bijapur on Shah Jahan's order, in which the ruler of Bijapur, Ali Adil Shah II, promised to pay 1.5 million rupees and ceded the forts of Bidar, Kalyani and Parendra to the Mughals। देखिए जब औरंगजेब ने बीजापुर को जीत लिया अपने पिता के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे, तो ये पूरी तरीके से बीजापुर को जीत नहीं पाया था। तो उस टाइम पर इनके पिता शाहजहां ने इंटरवीन किया और औरंगजेब को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी बीजापुर के राजा आदि आली आदिल शाह के साथ, ठीक है। तो अली आदिल शाह सेकंड के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन करी, जिसके तहत अली आदिल शाह ने इस बात का प्रॉमिस दिया इनको कि इनको तकरीबन 1.5 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे, ठीक है, इनको तकरीबन 1.5 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे, मतलब तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसके अलावा बीदर, कल्याणी तथा परेंद्र, बीदर, कल्याणी और परेंद्र, ये किसको दिया जाएगा, मुगलों को दिया जाएगा। इनके किले किसको दिए जाएंगे, मुगलों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया आपको। तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी, बीजापुर और मुगलों के बीच में, ठीक है। बीजापुर की तरफ से कौन थे, अली आदिल शाह सेकंड, ठीक है, और इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। इसके अलावा बिदर के, कल्याणी के और परेद्रा के किले मुगलों को देने की बात कही थी। However, when the Mughal princes were engaged in the war of succession, Ali Adil Shah II start violating the treaty। ठीक, देखिए जब शाहजहां की तबीयत बिगड़ी तो मैंने आपको बताया था कि उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब उत्तराधिकार के युद्ध में बाकी मुगल प्रिंसेस लग गए, मतलब जैसे औरंगजेब जो थे वो सक्सेशन वॉर में लग गए, ठीक है। तो इस बात का फायदा उठा करके अली आदिल शाह सेकंड ने ट्रीटी का वायलेशन शुरू कर दिया,
ठीक है, मतलब उसने पैसे देने बंद कर दिए, उसने किला भी मुगलों को नहीं दिया, जिसके कारण 1665 एडी में, इन रिस्पॉन्स इन 1665 एडी, औरंगजेब ने अपॉइंट किया राजा जयसिंह को, ठीक है, कि वो बीजापुर को सबड्यू करे, ठीक है, और ठीक है, और यही राजा जयसिंह हैं जिनको शिवाजी के खिलाफ भी इन्होंने भेजा था औरंगजेब ने। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जब मुगल राजकुमार उत्तराधिकार के युद्ध के लिए आपस में लड़ रहे थे, तो उसी टाइम पर अली आदिल शाह द्वितीय ने संधि का उल्लंघन कर दिया। दे ही स्टार्टेड वायलेटिंग दी ट्रीटी, ठीक है। एट लास्ट 1665 में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को बीजापुर राज्य का दमन करने के लिए भेजा, टू सबड्यू द स्टेट ऑफ बीजापुर, ठीक है, दमन करने के लिए नियुक्त किया। और राजा जयसिंह ये वही हैं जिनको शिवाजी को भी खत्म करने का टास्क दिया गया था, ठीक है, तो ये राजा जयसिंह ही हैं जो शिवाजी के पास जो है औरंगजेब का संदेशा लेके गए थे। ठीक, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, राजा जयसिंह फोर्स्ड शिवाजी टू साइन अ ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। अच्छा, आप देखिए, राजा जयसिंह ने मजबूर कर दिया शिवाजी को कि वो पुरंदर की संधि पे हस्ताक्षर करें 1665 में जो हुई थी, ठीक है, तो 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। इसके पश्चात राजा जयसिंह ने बीजापुर राज्य पर आक्रमण किया और बीजापुर के निकट तक पहुंच गया, ठीक है, बीजापुर, ठीक है, तो राजा जयसिंह ने क्या किया, बीजापुर पर अटैक किया, ठीक है, और उनके शहर तक पहुंच गया, बट अल्टीमेटली फेसिंग नो होप ऑफ सक्सेस ही हैड टू रिट्रीट, सैडेंड बाय दिस डेथ इन 1666 एडी। अच्छा देखिए, राजा जयसिंह को औरंगजेब ने दो काम के लिए भेजा था, एक तो बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए, और दूसरा जो शिवाजी थे मराठा के संस्थापक, मराठा डायनेस्टी के, ठीक, तो जो उनके संस्थापक थे उनके साथ भी ट्रीटी करने का काम किसको दिया गया था, राजा जयसिंह को। तो ट्रीटी हुई नहीं, राजा जयसिंह के सामने वो आए नहीं, ठीक, और ठीक है, सॉरी, ट्रीटी हुई, आई एम सॉरी, ट्रीटी हुई, ठीक है, शिवाजी ने ट्रीटी साइन करी पुरंदर की 1665 में, ठीक है, और उसके बाद फिर राजा जयसिंह ने बीजापुर पर अटैक, लेकिन उसको जीत नहीं पाया, जिसके कारण उसको बाद में वापस आना पड़ा, और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु कब हो गई, 1666 एडी। क्लियर है, तो यहां तक आपको समझ में आया। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, औरंगजेब के टाइम पे बीजापुर साउथ में जो था, यहाँ पर शिया मुसलमान राज कर रहे थे। शाहजहां के समय में जब औरंगजेब ने बीजापुर को जीता, उसके बाद वहां के जो, चूंकि राजा ने, मुगल बादशाह ने इंटरवीन किया कि भाई युद्ध बंद करो और ट्रीटी करो, तो औरंगजेब को एक ट्रीटी करनी पड़ी किसके साथ, उस टाइम पर जो बीजापुर के राजा थे, अली आदिल शाह सेकेंड, ठीक है, और अली आदिल शाह सेकेंड ने ये प्रॉमिस किया कि वो 1.5 करोड़ रुपए देगा और बिदर, कल्याणी और परेंद्र का किला जो है वो मुगलों को देगा। लेकिन जैसे जैसे मुगल के जो राजकुमार थे वो युद्ध के, वॉर ऑफ सक्सेशन में लग गए, जिसके कारण उनको इस टाइम पर आदिल शाह को ये समय मिल गया कि वो ट्रीटी को वायलेट कर सके, और उसने वायलेट कर दिया, उसने पैसा देना बंद कर दिया। अब 1665 एडी में राजा जयसिंह को भेजा औरंगजेब ने, एक तो बीजापुर पर अटैक करने के लिए, और दूसरा था शिवाजी को रोकने के लिए, ठीक है, तो राजा जयसिंह ने शिवाजी को फोर्स करके ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करा लिया था, ठीक है, और राजा जयसिंह ने उसके बाद बीजापुर पर अटैक किया और उसके शहर तक पहुंचा, लेकिन वो जीत नहीं पाया, और फाइनली उसकी डेथ 1666 में हो गई। क्लियर। ठीक, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं बीजापुर का। ठीक, आफ्टर दिस मुगल refrained from attacking Bijapur for the next 10 years. In 1672, Ali Adil Shah passed away and his 4-year-old son सिकंदर आदिल शाह ascended the throne of बीजापुर। देखिए, इसके बाद मुगल्स जो हैं, मुगल्स बीजापुर पे एक बार जीत नहीं पाए, अब इन्होंने क्या कर दिया, 10 साल के लिए कोई भी अटैक करने से रोक दिया कि अब मुगल्स अटैक नहीं करेंगे बीजापुर पर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक, और 1672 की अगर हम बात करें तो उसमें जो अली आदिल शाह थे उनकी मृत्यु हो गई, और उनका एक 4 साल का बेटा था सिकंदर आदिल शाह, उसको बीजापुर की गद्दी पर बिठाया। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये किसका बेटा था, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह का, और इसको बैठाया गया। हिज माइनॉरिटी लेड टू द इंटरनल डिस्कॉर्ड इन द स्टेट
which the Mughal Subedar Bahadur Khan attempted to exploit when he attacked Bijapur in 1676 AD, but he faced defeat. देखिए, अब चूंकि यहाँ पर एक बच्चा सिंहासन पर बैठ गया था, 4 साल को तो आप बच्चा ही कहेंगे उसको, जिसके कारण राज्यों में आपस के बीच में बहुत सारा इंटरनल डिस्कॉर्ड हो गया, ठीक है, राज्य में। और इस चीज को देखते हुए इसका फायदा उठाने के लिए मुगलों ने के सूबेदार बहादुर खान ने अटेम्प्ट तो किया और बीजापुर पर अटैक भी किया 1676 में, लेकिन उसको क्या करनी पड़ी, हार झेलनी पड़ी, ठीक है, उसको क्या करना पड़ा, हार झेलना पड़ा। इसके बाद अगला बात करें, सब्सिक्वेंटली औरंगजेब अपॉइंटेड दिलेर खान एज द गवर्नर ऑफ द साउथ। Diler Khan made a treaty with Bijapur's minister Siddhi Masood and Bijapur accepted Mughal suzerainty. देखिए, अब औरंगजेब ने क्या किया, दिलेर खान को अपॉइंट किया गवर्नर के रूप में साउथ का, और दिलेर खान ने बीजापुर के मिनिस्टर सिद्धि मसूद के साथ एक ट्रीटी कर ली, जिसके तहत बीजापुर, ठीक है, बीजापुर ने मुगलों की सुजैनिटी एक्सेप्ट कर ली, मतलब मुगलों का आधिपत्य क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। हाउएवर सिद्धि मसूद सीक्रेटली मेड a treaty with Shivaji, leading to a conflict between Diler Khan and Siddhi Masood. In 1679 AD, Diler Khan attacked Bijapur but was defeated as the Marathas came to Bijapur's aid. देखिए, हुआ ये, औरंगजेब ने अब दिलेर खान को अपॉइंट किया एज अ गवर्नर, ठीक है। दिलेर खान ने ट्रीटी किसके साथ करी, बीजापुर के एक मंत्री थे सिद्धि मसूद के साथ, और बीजापुर ने मुगलों की सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली, ठीक। लेकिन सिद्धि मसूद ने क्या किया, सीक्रेटली अगर हम बात करें चुपचाप, तो वो शिवाजी से भी डील कर चुका था, ठीक है। तो इसने शिवाजी से ट्रीटी करी, जिसके कारण दिलेर खान और सिद्धि मसूद के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। भाई जाहिर सी बात है, आप हमारे दुश्मन, हमसे भी बात कर रहे हो, आप हमारे दुश्मन से भी बात कर रहे हो, ये चीज नहीं चलेगी। तो सिद्धि मसूद को सीक्रेटली जो है एक ट्रीटी के लिए बुलाया गया शिवाजी की, जिसके कारण ट्रीटी कर ली थी, जिसके कारण दिलेर खान और सिद्धि मसूद के बीच में कन्फ्लिक्ट आया। हालांकि 1679 एडी में दिलेर खान ने आक्रमण किया, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, और चूंकि मराठाओं ने बीजापुर का साथ दिया था, चूंकि शिवाजी के साथ ट्रीटी थी, तो मराठाओं ने भरपूर तरीके से शिवाजी ने इसका साथ दिया। अगला बात करें इसी में बीजापुर में, अब फिर 1680 में आकर के औरंगजेब अपॉइंटेड शहजादा आजम एज द सूबेदार ऑफ द साउथ, रिप्लेसिंग दिलेर खान। अब देखिए, दिलेर खान को भी हटा दिया गया, और सन 1680 में औरंगजेब ने शहजादा आजम को अपॉइंट किया एज द सूबेदार ऑफ द साउथ। नाउ प्रिंस आजम besieged the fort of Bijapur in 1685 AD but couldn't conquer it despite months of encirclement. देखिए, 1685 ईस्वी में शहजादा आजम ने, ठीक है, ठीक है, पूरे बीजापुर के किले को घेर तो लिया था, लेकिन जीत नहीं पाया था, ठीक है। 1685 में बीजापुर के किले को घेर लिया था, लेकिन अनेक माह तक डेरा डाल रहने के पश्चात भी वह किले को जीत नहीं सका था, ठीक है। इवेंचुअली औरंगजेब पर्सनली ज्वाइंड द सीन, एंड इन सितंबर 1686 एडी बीजापुर सरेंडर। सिकंदर आदिल शाह ऑफर्ड हिज सर्विस टू औरंगजेब, who welcomed him, bestowed the title of Khan to him, and granted a pension of 1 lakh rupees per year. बीजापुर was then incorporated into the Mughal Empire. देखिए, अब जब 1685 में 1685 में, ठीक है, जब प्रिंस आजम भी फेल कर गए, ठीक है, आजम शहजादे आजम भी फेल कर गए, तब 1686 में औरंगजेब को पर्सनली इस कैंपेन को करना पड़ा, बीजापुर के कैंपेन को पर्सनली करना पड़ा, और पर्सनली करने के बाद फाइनली जो है उनको जीत मिली, और बीजापुर ने सरेंडर किया, और सिकंदर आदिल शाह ने अपनी पूरी जो सेवा थी वो औरंगजेब को दी, ठीक है। और इसके बदले में औरंगजेब ने उसको खान की उपाधि दी, इसके अलावा 1 लाख रुपए पर साल की पेंशन दी, ठीक है। और उसके बाद से बीजापुर जो बन गया वो मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया। तो आपको बीजापुर की पूरी कहानी समझ में आई। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, कहानी की शुरुआत होती है औरंगजेब के टाइम से, जब उस टाइम पर बीजापुर पे किसका राज्य था, शियाओं का राज्य था, ठीक है। और चूंकि शाहजहां के समय पे ही औरंगजेब ने एक संधि करी थी बीजापुर के साथ,
अली आदिल शाह ने एक संधि करी थी इनके साथ कि इनको 1.5 करोड़ रुपए देंगे और इनको क्या देंगे, बीदर, कल्याणी और परिंदर, इनके किलो देने का वादा किया था। लेकिन जब मुगल राजकुमारों में आपस में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, इस बात का फायदा उठाते हुए इन्होंने ट्रीटी को क्या कर दिया, वो कर दिया और ट्रीटी को उल्लंघन कर दिया। ठीक है, मतलब जो संधि हुई थी उसका क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हुआ, अब जब ये उल्लंघन किया तो औरंगजेब ने सबसे पहले 1665 में राजा जयसिंह को बीजापुर भेजा और राजा जयसिंह को दो काम दिए, एक तो बीजापुर को घुटने पर लाना है और दूसरा शिवाजी को। ठीक है, तो शिवाजी से पुरंदर की संधि करवाने के बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई, ठीक, जिसमें शिवाजी के साथ संधि करने के बाद फिर उन्होंने बीजापुर पर अटैक किया। ठीक है, और यहां पर जब बीजापुर पर अटैक किया फिर भी वो जीत नहीं पाए। ठीक है, तो 1665 में, ठीक है, पुरंदर की संधि कराने के बाद इन्होंने बीजापुर पर आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन उसमें सफलता वापस नहीं मिली और इनको वापस लौटना पड़ा। इसके कारण और इससे काफी ज्यादा दुखी हुए थे जयसिंह और 1666 में क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद की कहानी कैसे होती है, उसके बाद फिर 10 साल तक मुगल जो है वो चुप रहे, बीजापुर पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन 1672 में क्या हुआ, अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनकी मृत्यु होने के बाद इनके 4 साल के बेटे सिकंदर आदिल शाह को गद्दी पर बिठाया गया। ठीक है, अब चूंकि सिकंदर आदिल शाह बच्चे थे, ठीक है, उनको कोई अनुभव था नहीं। ठीक है, तो इसके कारण जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट था बीजापुर में वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, तो जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट था, ठीक है, वो क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है, कलह होने लगी। ठीक है, और इसी इंटरनल कन्फ्लिक्ट को देखते हुए 1676 में, ठीक है, वहां का एक मुगल सूबेदार था बहादुर खान। ठीक है, इसने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। मतलब इसने देख लिया कि भैया बीजापुर में आपस में लोगों की नहीं बन रही है, तो यही समय है बीजापुर पर आक्रमण करने का। लेकिन उसके बाद भी, आक्रमण करने के बावजूद भी वो वहां की चीजों को स्वीकार, मतलब जीत नहीं पाया। ठीक है, मतलब कि बहादुर खान जो है वो जीत नहीं पाया था। ठीक है, पराजित हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर औरंगजेब ने एक नया ही गवर्नर साउथ में भेजा जिनका नाम था दिलेर खान। ठीक है, तो दिलेर खान को गवर्नर बना करके कहाँ भेजा, दक्षिण में भेजा, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, अब दिलेर खान ने क्या किया, बीजापुर के मंत्री के साथ संधि करी। अब इनके मंत्री का नाम क्या था, मंत्री सिद्दी मसूद। इनके मंत्री जो थे वो कौन थे, सिद्दी मसूद। ठीक है, तो दिलेर खान ने ट्रीटी करी सिद्दी मसूद के साथ। क्लियर है, ठीक, तो सिद्दी मसूद के साथ इन्होंने, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो सिद्दी मसूद था, ठीक है, उसने क्या कर दिया था, देखिए सिद्दी मसूद के साथ इन्होंने वो किया, ट्रीटी करी। ठीक है, अब लेकिन सिद्दी मसूद क्या है, सीक्रेटली पहले ही शिवाजी के साथ ट्रीटी कर चुका था। ठीक है, तो सिद्दी मसूद क्या था, दोनों तरफ खेल रहा था उसने। ठीक है, तो इस कारण से दिलेर खान और सिद्दी मसूद, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट बढ़ गया। और इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तो फिर युद्ध होगा और इसमें जो है फिर से वो हारेगा। ठीक है, दिलेर खान जो है वो फिर से हारेगा। ठीक है, तो लगातार बीजापुर से हार होती जा रही थी। अंततः 1680 में, ठीक है, अंततः 1680 में औरंगजेब ने शहजादे आजम को अपॉइंट किया एज द सूबेदार ऑफ साउथ। लेकिन वो भी क्या हुआ, किले को घेर तो लिया 1685 में, लेकिन उसको जीत नहीं पाया। फाइनली औरंगजेब को फिर पर्सनली आना पड़ा कैंपेन को लीड करने के लिए और 1686 में बीजापुर ने सरेंडर किया। सिकंदर आदिल शाह, ठीक है, उन्होंने सर्विस देने का औरंगजेब को वादा किया। ठीक है, और औरंगजेब ने भी उसको राजा और 1 लाख रुपया पर साल इसकी राशि देने की बात कही। ठीक है, और उसके बाद से बीजापुर जो बन गया वो मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। क्लियर हुआ ये, ठीक, तो बीजापुर की कहानी समझ में आई आपको। ठीक, अब अगला जो बात करते हैं वो है गोलकोंडा। ठीक है, अगला जो अटैक किया था इन्होंने वो किस पर किया था, गोलकोंडा। देखिए मैंने आपको बताया था बीजापुर और गोलकोंडा औरंगजेब ने पहले ही जीत लिया था अपने पिता के टाइम, लेकिन पिता के इंटरवीन करने के चलते जो है
वो इसको पूरी तरीके से जीत नहीं पाया। तो जैसे ही ये मुगल बादशाह बना, इसने फिर से उसको जीतने का प्रयास किया। तो अगला जो इनका टारगेट था बीजापुर के बाद, वो था गोलकोंडा। ठीक है, तो गोलकोंडा पे इन्होंने कैसे जीत दर्ज करी, इसको देखते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, द रूलर ऑफ गोलकोंडा वॉज अबुल हसन कुतुब शाह। देखिए, गोलकोंडा का जो उस टाइम पर राजा थे औरंगजेब के टाइम पे, वो थे अबुल हसन कुतुब शाह। गोलकोंडा स्टार्ट was helping बीजापुर स्टेट एंड मराठास फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, देखिए गोलकोंडा राज्य जो था, इसको समय समय पर बीजापुर राज्य और मराठास हेल्प कर रहे थे। ठीक है, आफ्टर टेकिंग फुल पोजेशन ऑफ बीजापुर इन 1687, औरंगजेब हिमसेल्फ एंटर्ड गोलकोंडा विथ हिज आर्मी एंड सराउंडेड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा। देखिए, गोलकोंडा को अभी तक किससे मदद मिल रही थी? बीजापुर से और मराठाओं से। ठीक है, लेकिन बीजापुर को पूरी तरीके से कब्जा करने के बाद 1687 में औरंगजेब ने गोलकोंडा पर अटैक किया अपनी आर्मी के साथ, और उनके पूरे किले को क्या कर लिया? घेर लिया। ठीक, अब द सीज ऑफ द फोर्ट कंटिन्यूड फॉर मोर देन 8 months, बट द मुगल डिड नॉट गेट दी सक्सेस। अब देखिए, किले को घेर के तो ये 8 महीने से बैठे रहे, लेकिन मुगलों को इसमें सफलता नहीं मिली, मतलब उसको जीतने में सफलता नहीं मिली। फाइनली क्या करना पड़ा? औरंगजेब लर्ड एन अफगान chieftain of the Sultan Abdullah Ghani to his side, who betrayed his master and opened the gates of the fort on 2nd October 1687। देखिए, औरंगजेब की सेना ने जब बीजापुर पर आक्रमण करके उसको जीत लिया फाइनली 1686 में, तब 1687 में इन्होंने गोलकोंडा के किले पर आक्रमण किया। ठीक है, और गोलकोंडा के किले को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उस टाइम पर 8 महीने रहने के बावजूद भी गोलकोंडा के किले को ये जीत नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? औरंगजेब ने उन्हीं गोलकोंडा में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल्ला गनी। ठीक है, ये उस जो अफगान चीफ्टन ऑफ सुल्तान थे, वहां के सुल्तान जो थे, उनका हेड हुआ करता था, मतलब उनका एक भरोसेमंद आदमी हुआ करता था अब्दुल्ला गनी। ठीक है, तो अब्दुल्ला गनी को लालच दे करके अपनी तरफ करवा दिया, और जो किले के दरवाजे थे उसको इन्होंने क्या कर दिया? खोल दिया। और किले के दरवाजे खोल देने के बाद क्या हुआ? मुगलों ने एक सेना अंदर आ गई किले पर और आक्रमण करके गोलकोंडा राज्य पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब्दुल्ला गनी ने गद्दारी करी थी। ठीक है, उसको लालच दे के अपनी ओर मिला लिया, जिसने अपने जो वो मास्टर थे उसके साथ विश्वासघात करके 1687 में ही जो गेट्स थे, ठीक है, किले के जो दरवाजे थे उसको खोल दिया। इसके कारण मुगलिया सेना जो है वो अंदर आ गई और मुगलों ने गोलकोंडा राज्य पर कब्जा कर लिया। समझ में आया आपको? ठीक, तो गोलकोंडा पर आक्रमण करने का कारण ये था कि गोलकोंडा को बीजापुर और मराठा दोनों से सहायता मिल रही थी। लेकिन जब बीजापुर पर आक्रमण करके औरंगजेब ने खत्म किया, उसके बाद फिर उसने अगला टारगेट किसको बनाया? गोलकोंडा को। ठीक, देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो औरंगजेब के 3 सबसे बड़े दुश्मन थे, एक था बीजापुर, एक गोलकोंडा और तीसरे मराठा। ठीक है, इन्हीं तीनों के रहते साउथ इंडिया पर जो है, इन्हीं तीनों से सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ है। किसका? औरंगजेब का। क्लियर हुआ? तो गोलकोंडा क्लियर हुआ। इसके बाद फाइनली जो होता है वो होता है स्ट्रगल विद दी मराठास। मैंने आपको बताया था, ठीक है, इनके 3 ही लोग थे, एक तो बीजापुर, एक गोलकोंडा और तीसरे मराठा, जिनके साथ मिलिट्री कैंपेन औरंगजेब का दक्षिण क्षेत्र में हुआ। मराठास की अगर हम बात करें, मराठास वेयर चैलेंजिंग द मुगल अथॉरिटी इन दी साउथ। दक्षिण में मुगलों को जो चैलेंज कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? मराठा चुनौती दे रहे थे। देयरफॉर औरंगजेब कुड नॉट एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन साउथ इंडिया विदाउट डिफीटिंग द मराठास। इसीलिए जब औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को साउथ में एस्टैब्लिश करने की सोची, तो उसका रीजन सबसे पहला यही था, मैंने आपको बताया था कि मराठाओं को जब तक नहीं हराया जाएगा तब तक औरंगजेब साउथ इंडिया में मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो औरंगजेब जो था, ठीक है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस द मराठास हैड आल्सो गिवन प्रोटेक्शन टू द ओपोनेंट्स ऑफ औरंगजेब। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए, अगर आप बीजापुर की हम बात करें या गोलकोंडा की बात करें, इन दोनों ही जगहों को सहायता कौन दे रहे थे? मराठा दे रहे थे। ठीक है, तो मतलब औरंगजेब के लिए मराठा खुद तो खतरा था ही, लेकिन जो उनके दुश्मन थे औरंगजेब के ओपोनेंट्स थे, उनकी भी मदद कौन कर रहे थे? मराठास कर रहे थे।
आपने देखा बीजापुर की भी मदद करी मराठाओं ने, गोलकोंडा की भी मदद करी थी मराठाओं ने। ठीक है, तो मराठाओं की मदद ये मराठा जो थे इनकी मदद कर रहे थे क्योंकि ये औरंगजेब के खिलाफ थे। Therefore औरंगजेब मेड many efforts to crush the power of Marathas, but he failed to crush the Maratha power till his last time। इसीलिए इन्होंने मराठा साम्राज्य को कुचलने की बहुत कोशिश करी अपने पूरे जीवन काल में, लेकिन कभी भी पूरी तरीके से मराठाओं को खत्म नहीं कर पाए। समझ में आया आपको? ठीक, तो आपको औरंगजेब की साउथ पॉलिसी समझ में आई, साउथ इंडिया की पॉलिसी। देखिए, औरंगजेब साउथ इंडिया में मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश करना चाहता था। चूंकि वो साउथ का गवर्नर खुद दो दो बार रहा था शाहजहां के टाइम पे, जिसके कारण उसे साउथ के राजाओं के बारे में और साउथ की कंडीशंस के बारे में काफी कुछ पता था। ठीक, और इसके अलावा हमने देखे कि साउथ इंडिया के पीछे के कारण क्या थे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अकबर औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी राजा था और साम्राज्यवादी। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, पहला तो रीजन ये था। दूसरा था बीजापुर और गोलकोंडा को जीत लेने के बावजूद भी पूरी तरीके से जीत नहीं पाया था, क्योंकि इनके पिता शाहजहां ने हस्तक्षेप कर दिया था, जिसका भी मलाल इसको था। ठीक है, तो ये सारे कारण हमने देखे। ठीक है, तीसरा रीजन देखा हमने, चूंकि साउथ इंडिया में जितने भी मुस्लिम थे वो सब शिया थे। ठीक है, और ये कट्टर इस्लामिक सुन्नी मुसलमान था, और शिया और सुन्नी का झगड़ा तो बहुत पहले से चल रहा है, उस कारण से भी अटैक का कारण बना। और मराठाओं की शक्ति जिस तरीके से बढ़ती जा रही थी, उससे भी औरंगजेब को एक बहुत बड़ा थ्रेट लगा मुगल एम्पायर के लिए। तो ये चार रीजंस थे जिसके कारण दक्षिण भारत पर फिर इसके बाद हमने बीजापुर का कैंपेन पूरा इनका देखा। बीजापुर को इन्होंने फाइनली किस तरीके से जीता, गोलकोंडा को किस तरीके से जीता, और उसके बाद फिर मराठाओं से इनका किस तरीके का संघर्ष रहा। ठीक, तो ये पूरी औरंगजेब की साउथ इंडिया की पॉलिसी थी। समझ में आया आपको? ठीक, अब हम इसकी साउथ इंडिया की पॉलिसी के रिजल्ट्स देखते हैं। भाई, कोई भी पॉलिसी अपनाई है तो उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होंगे। ठीक, तो औरंगजेब की ये जो दक्षिण भारत की नीति थी, इसके परिणाम क्या निकले या इसके रिजल्ट्स क्या निकले। ठीक, तो अगला हम देखेंगे रिजल्ट्स ऑफ औरंगजेब साउथ इंडिया पॉलिसी, जो उसकी दक्षिण भारत की नीति थी उसके रिजल्ट्स क्या निकले। सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑल दो औरंगजेब इंक्लूडेड बीजापुर एंड गोलकोंडा इन द मुगल एम्पायर as a result of his South India policy, but all other consequences of this policy proved fatal for the Mughal Empire। देखिए, यद्यपि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा जीत तो लिया था और मुगल साम्राज्य में सम्मिलित भी कर लिया, लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें तो सारे परिणाम जो रहे हैं वो मुगल साम्राज्य के लिए घातक साबित हुए। मतलब सिर्फ बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने का छोड़ दिया जाए तो बाकी साउथ इंडिया की जितनी भी पॉलिसी रही, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा मुगल एम्पायर को झेलना पड़ा। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि बीजापुर और गोलकोंडा को जीत लेने के बावजूद भी मुगल एम्पायर जो था वो अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। ठीक है, अब क्या क्या रिजल्ट्स रहे औरंगजेब की साउथ इंडिया पॉलिसी को लेकर के। सबसे पहला था केओस इन नॉर्थ इंडिया। देखिए, औरंगजेब ने अपना लंबे समय का लास्ट 5 years ऑफ हिज 50 years ऑफ रीन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ इंडिया। देखिए, औरंगजेब ने बहुत लंबे समय तक साउथ इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साउथ में अपना डेरा जमाया। ठीक है, जिसके परिणाम हुआ क्या, ड्यूरिंग दिस टाइम ही रिमेन्ड अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन ऑफ द नॉर्थ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एनार्की प्रिवेल्ड इन नॉर्थ इंडिया। अब देखिए, औरंगजेब दक्षिण भारत में बिजी रहा, इस दरमियान उसने नॉर्थ इंडिया पर ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा केओस मच गया, क्योंकि औरंगजेब वहां थे नहीं कंट्रोल करने के लिए। तो जिसके कारण हुआ क्या कि वो बेपरवाह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में अराजकता बहुत ज्यादा फैल गई। Anarchy prevailed in North India. Rebellions broke out in the provinces. He could not ensure the security of the borders, nor could he suppress the Rajputs completely. As a result, the Mughal power weakened. देखिए, उत्तर भारत इनका सुदृढ़ हुआ था तब ये दक्षिण भारत की तरफ गए, लेकिन अब दक्षिण भारत में जा करके ये ऐसे फंस गए कि ये उत्तर भारत पे भी ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण इनका जो उत्तर भारत था वहां पर भी विद्रोह शुरू हो गया प्रांतों में। वहां भी विद्रोह शुरू हो गया, कहाँ? प्रांतों में। अब ये चूंकि सीमा की कोई सुरक्षा दे नहीं पा रहे थे,
ठीक है, और ना ही राजपूतों को कंप्लीटली ये डिस्ट्रॉय कर पाए थे, जिसके कारण धीरे धीरे क्या हो गया, मुगल साम्राज्य जो हो गया वो कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से उनको वहां से अराजकता फैलने लगी, जिसके कारण मुगल एम्पायर जो हो गया वो कमजोर पड़ गया। दूसरा जो था वो था राइज ऑफ द मराठास। Aurangzeb made a great mistake of attacking Bijapur and Golconda because the destruction of these Muslim states gave Maratha to an opportunity to increase their power and Aurangzeb could not suppress the Marathas effectively. देखिए, मराठा जो थे बीजापुर और गोलकोंडा में औरंगजेब ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बीजापुर और गोलकोंडा एक मुस्लिम स्टेट्स हुआ करते थे। औरंगजेब अगर उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो शायद उनकी दोस्ती और मराठास इतने बड़े नहीं बन पाते, लेकिन औरंगजेब ने गलती क्या कर दी कि बिना उनसे बात किए बीजापुर और गोलकोंडा पे अटैक कर दिया। ठीक है, और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका फायदा किसको मिल गया, मराठास को मिल गया। ठीक है, अपनी ताकत बढ़ाने का। ठीक है, और अंततः मराठास को जो है सप्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस इनकी साउथ इंडिया की पॉलिसी के चलते मराठास जो है वो बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने गोलकोंडा और जो अपना गोलकोंडा और बीजापुर, ठीक, इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया, तो जिसके कारण मराठाओं को मौका मिल गया। ठीक, तीसरा जो रीजन था वो रिजल्ट है, वो है बोल्ट टू द प्रेस्टीज ऑफ मुगल एम्पायर। एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ औरंगजेब इन सप्रेसिंग द मराठास, द प्रेस्टीज ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज डीपली हर्ट। देखिए, अब चूंकि मराठाओं के विद्रोह को औरंगजेब दबा नहीं पाया, ठीक है, औरंगजेब मराठाओं के विरुद्ध विरुद्ध सफलता हासिल नहीं कर पाया, जिसके कारण मुगलों की जो छवि थी या जिसे हम कहते हैं प्रतिष्ठा थी, उस पर बहुत गहरा आघात हुआ। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी युद्ध हो रहा था मुगल जीत रहे थे, मुगल पूरे देश में राज कर रहे थे। अकबर के टाइम पे तो सीमाएं कहां से कहां तक पहुंच गई थी, लेकिन अब क्या होने लगा, मराठाओं को दबाने में ये असफल हुए, जिसके कारण मुगल एम्पायर को धीरे धीरे क्या होने लगा, आघात पहुंचा। ठीक है, इसके अलावा बात करें डिटोरिएशन इन ऑफ द मिलिट्री पावर ऑफ मुगल्स ड्यू टू द वॉर्स इन द साउथ, द मिलिट्री पावर ऑफ द मुगल्स हैड डिक्लाइंड अ लॉट। अच्छा देखिए, चूंकि दक्षिण भारत में ये लगातार बीजापुर और गोलकोंडा के खिलाफ युद्ध करते रहे। अब देखिए, जब आप कंटिन्यूअसली युद्ध करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो वो आपकी आर्मी या मिलिट्री को होता है, क्योंकि आपके जो है मिलिट्री वाले मारे जाते हैं, बहुत सारे हर्ट होते हैं, इंजर्ड होते हैं। तो उसके कारण जो मिलिट्री पावर था मुगल्स का वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, क्योंकि ये साउथ में लगातार लड़ते रहे, बीजापुर से पहले गोलकोंडा से लड़े। ठीक है, जिसके कारण बात करें तो अनगिनत मुगल सैनिक जो हैं वो मारे गए। ठीक है, यहाँ पर सर भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने भले ही बीजापुर और गोलकोंडा जीत लिया, लेकिन बीजापुर और गोलकोंडा की आर्मी ने आपको तो मारा ही होगा, सेना ने मारा होगा मुगलों आर्मी को भी, तो बहुत सारे मुगलों के सैनिक भी मारे गए इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनन्यूमरेबल मुगल सोल्जर्स ऑल्सो डाइड ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिजीज एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर्स एंड दिस लेड टू द डिसअपॉइंटमेंट इन द आर्मी। देखिए, जब इस तरीके से सैनिकों मरने लगे, ठीक है, और उनको डिसीज होने लगी, उनको बीमारियां होने लगी युद्ध के कारण, जिसके कारण बहुत हताश हो गई आर्मी। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा हताश। देखिए, जरूरत से ज्यादा भी अगर आप युद्ध करते हैं ना, तो आपकी आर्मी धीरे धीरे क्या होने लगती है, मतलब वो होने लगती है, डिसअपॉइंट होने लगती है। आप देखें, अगर आप याद करें तो जो अपने अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर की सेना ने बाद में जाने से ही मना कर दिया। अलेक्जेंडर कभी युद्ध में नहीं हारे, वो अपनी सेना से हार गए। उनकी सेना ने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया, क्योंकि पूरा टाइम वो युद्ध लड़ रहे थे, और युद्ध लड़ते लड़ते क्या हो गए थे, वो थक गए थे। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो इसने मुगलों की छवि का भी बहुत गहरा प्रभाव डाला। इसके अलावा बात करें इकोनॉमिक लॉस, ये तो सबसे ज्यादा होता है। देखिए, कोई भी देश जब भी युद्ध करता है तो उसको सबसे ज्यादा चोट आर्थिक तौर पर पहुंचती है। तो औरंगजेब की भी इकोनॉमी वेंट बैंकरप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दीज वॉर्स इन द साउथ। कंटिन्यूअस युद्ध लड़ने के कारण दक्षिण में औरंगजेब भी जो हो गए वो बैंकरप्ट हो गए। अ लॉट ऑफ मनी वॉज वेस्टेड इन दीज वॉर्स ड्यू टू विच द मुगल ट्रेजरी बिकेम ऑलमोस्ट एम्प्टी। अच्छा, बहुत सारा पैसा इस युद्ध में खर्च किया गया। ठीक है, जिसके कारण जो मुगलिया का जो वो था खजाना था,
वो पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। ड्यू टू कंटिन्यूअस वॉर इन द साउथ, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वर ऑल्सो डीपली हर्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया बिकम्स पैथेटिक। अच्छा देखिए, लगातार युद्ध कहीं पर भी देखिए, आपका ट्रेड कभी भी फ्लरिश नहीं हो सकता। जो देश युद्ध में बिजी हो वहां पर कभी भी ट्रेड फ्लरिश नहीं। तो आर्थिक तौर पर नुकसान तो औरंगजेब को हो रहा था, बहुत सारा पैसा जो है वो लगा था, ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यूअस युद्ध चल रहे थे उसके कारण एग्रीकल्चर और ट्रेड पर भी इसका असर पड़ा, जिसके कारण इकोनॉमिक कंडीशन साउथ इंडिया की हो गई वो काफी ज्यादा क्या हो गई, बेकार हो गई। क्लियर है, आर्थिक हानि जो है वो बहुत ज्यादा हुई। ठीक। इसके बाद बात करें, अगला जो रिजल्ट था वो था डिसअफेक्शन अमंग द मुगल सोल्जर्स। द लॉन्ग वॉर्स इन द साउथ हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मुगल आर्मी। देखिए, इतने लंबे समय तक, ठीक है, ये दक्षिण में जो लंबे समय तक युद्ध हुआ, जिसके कारण मुगल या जो आर्मी थी उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा, एडवर्स इफेक्ट। मुगल सोल्जर्स became extremely tired of being in constant war। अच्छा, मुगल के जो सैनिक थे वो पूरी तरीके से युद्ध में निरंतर लड़ते लड़ते थक गए थे। ठीक है, कोई भी थकेगा, आप निरंतर किसी चीज को लड़ते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप में भी थकावट आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, due to the emptiness of the royal treasury, they were not able to get their salaries on time. As a result of discontent spread among the soldiers and their enthusiasm gradually started to decline। देखिए, अब चूंकि इसमें एक तो सबसे पहली बात तो युद्ध लगातार लड़ना पड़ रहा था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा थक गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि युद्ध में बहुत ज्यादा सरकारी खजाने का पैसा लग रहा था, तो सरकारी खजाना ऑलमोस्ट खाली हो गया। ठीक है, अब जब सरकारी खजाना खाली हो गया तो सैनिकों को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, तो इनको क्या होने लगा, समय पर सैलरी मिलना भी बंद हो गई। अब देखिए, जब भी कभी देखिए, काम किस लिए करता है आदमी, पैसे के लिए। ठीक है भाई, कि चार पैसा मिले, आप नौकरी करते हैं, महीने भर आप जॉब करते हैं अगर आप, तो जाहिर सी बात है वो किस लिए करते हैं कि चार पैसा मिले। अगर वो पैसा ही ना मिले, डिले करे, तो जाहिर सी बात है आप डीमोटिवेट होंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे उनका एंथुजियाज्म कम होता गया, डिसकंटेंट फैलने लगा क्योंकि सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही थी। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द एफिशिएंसी ऑफ द आर्मी ऑल्सो डिक्लाइन। ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो आर्मी का जो एफिशिएंसी है वो तो डिक्लाइन होगी। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट औरंगजेब साउथ इंडिया पॉलिसी वॉज द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। देखिए, हमने जितने भी रीजंस पढ़े, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि साउथ इंडिया की पॉलिसी की औरंगजेब जो है वही मुगल एम्पायर के पतन का कारण बना। क्योंकि देखिए, आपकी आर्मी जो है वो पूरी तरीके से वो हुई, आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, इकोनॉमिकली आप बहुत कमज़ोर हो गए। तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ जब आपकी कमज़ोर होती जाती है तो अल्टीमेटली पूरा राज्य कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, और राज्य कमज़ोर होगा तो जाहिर सी बात है कि जो है डाउनफॉल आएगा। ठीक है, तो औरंगजेब की साउथ इंडिया की जो पॉलिसी थी उसके कारण जो था, एक तो ये तो आया मुगल एम्पायर का। इन दी वर्ड्स ऑफ राइटर जादूनाथ सरकार, as the expansionist policy of Napoleon led to his downfall, similarly the South India campaign of Aurangzeb led to the downfall of the Mughal Empire। देखिए, नेपोलियन ने जैसे ही एक्सपांशन की पॉलिसी अपनाई, नेपोलियन खत्म होने लगा। मतलब उसने जैसे ही विस्तारवाद करना शुरू किया वो खत्म हो गया। लेकिन अगर हम वही साउथ इंडिया की बात करें तो औरंगजेब ने भी अपने जो है कैंपेन के चलते, साउथ इंडियन कैंपेन के चलते पूरी मुगलिया सल्तनत को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था भारत में। तो ये डाउनफॉल हुआ। ठीक है, स्मिथ हैज ऑल्सो रिटर्न साउथ इंडिया हैज प्रूव टू बी द टॉम्ब ऑफ औरंगजेब हिज प्रेस्टीज एंड हिज एम्पायर। अच्छा, इन्होंने कहा, ठीक है, क्या बोला इन्होंने, स्मिथ ने ये बात कही कि ये जो, ठीक है, स्मिथ ने जो बात कही वो ये कही कि दक्षिण भारत जो था, ठीक है, वो औरंगजेब की प्रतिष्ठा तथा के शरीर की समाधि सिद्ध हुआ। ठीक है, टोम्ब सिद्ध हो गया ये। ठीक है, एक तरीके से ग्रेवयार्ड। ठीक है, साउथ इंडिया औरंगजेब के लिए। ठीक, तो औरंगजेब की आपको साउथ इंडिया पॉलिसी समझ में आई। ठीक, इसके कारण समझ में आए कि क्या परिणाम निकले, रिजल्ट। सबसे पहला तो नॉर्थ इंडिया परेशान हुआ क्योंकि ये ज्यादातर समय कहाँ बिता रहे थे, साउथ इंडिया में। इसके बाद फिर इनकी साउथ इंडिया पॉलिसी के चलते मराठाओं का उदय हो गया।
ठीक। इसके बाद बात करें तो मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भी आघात लगा जब वो मराठाओं को दबा नहीं पाए। और इसके अलावा इकोनॉमिक लॉस के साथ साथ मुगलिया सैनिकों में भी आपस में क्या हो गया, डिसअफेक्शन, क्योंकि टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही थी। ऊपर से ये लगातार युद्ध करते करते ये लोग क्या कर गए थे, बुरी तरीके से थक गए थे। क्लियर हुआ? ठीक। तो साउथ इंडियन पॉलिसी आपको औरंगजेब की समझ में आई। ठीक। अब हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, औरंगजेब की धार्मिक पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी। ठीक है, तो एक टॉपिक हमको इसमें और पढ़ना है। ठीक है, कि जो रिलीजियस पॉलिसी थी औरंगजेब की वो कैसी थी। ठीक, हमने साउथ इंडिया पॉलिसी पढ़ ली। अब आती है औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी। ठीक। तो औरंगजेब की अगर हम धार्मिक नीति की बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि औरंगजेब जो थे वो एक सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, ही वॉज अ वेरी सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, as soon as he ascended the throne, he followed the policy of religious intolerance by abandoning the policy of religious tolerance of his ancestors. अच्छा देखिए, इसके पहले जो अकबर की नीति थी, धार्मिक नीति, वो उदारवादी नीति थी। उदारवादी मतलब दूसरे धर्म के प्रति भी टॉलरेंट होना। लेकिन औरंगजेब ने उसके विपरीत पॉलिसी अपनाई। औरंगजेब ने क्या किया, चूंकि ये कट्टर सुन्नी इस्लामिक था, इसी कारण से जैसे ही वो राज सिंहासन पर आसीन होता है, वैसे ही जो धार्मिक सहिष्णुता थी, रिलीजियस टॉलरेंस था, वो रिलीजियस इंटॉलरेंस में तब्दील हो जाता है। चूंकि उनके पूर्वजों ने रिलीजियस टॉलरेंस रखा था, अकबर ने, लेकिन औरंगजेब ने क्या कर दिया, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। रिगार्डिंग हिज बैगोट्री, historian Dr. Ishwar Prasad wrote, Aurangzeb's state policy was influenced by religious ideas and he tried to rule like religious fanatic. He followed Shariat in everything. Aurangzeb's policy of religious intolerance is clear from his following works. देखिए, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने बताया कि औरंगजेब की जो राज्य की नीति थी वो धर्म आधारित थी। ठीक है, मतलब कि वो धर्म के उस पर आधारित रहती थी। ठीक, ये किसने बताया, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। ठीक है, तो धार्मिक विचारों से प्रभावित थी। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस आइडियाज। ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, एक कट्टरपंथी जो है शासन की करने का प्रयत्न कर रहे थे। कट्टरपंथी मतलब जो होता है, जो एरोगेंट होता है। ठीक है, तो रिलीजियसली फेनेटिक जो होता है उसकी तरह रूल करने का प्रयास कर रहे थे। औरंगजेब के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक, क्योंकि ये इनको शरीयत बहुत उससे फॉलो किया करते थे और सभी चीजों में ये शरीयत फॉलो किया करते थे, इसीलिए इनको जिंदा पीर कहा जाता था। मैंने आपको बताया था क्लास में, इनको क्या बोला जाता था, जिंदा पीर। ठीक, अब इनकी जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी वो किस तरीके से सामने आई, अब इसको देख लेते हैं। कैसे पता चला कि ये औरंगजेब जो हैं वो एक तरीके से जो रिलीजियसली इंटॉलरेंट है। सबसे पहला था कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इस्लाम। औरंगजेब कंसीडर्ड हिमसेल्फ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉफिट। देखिए, इस्लाम के नियमों के अनुसार इन्होंने आचरण करना शुरू कर दिया। इसी से पता चल गया कि ये रिलीजियसली इंटॉलरेंट हो गए। ठीक है, औरंगजेब अपने आप को क्या मानता था, वो प्रॉफिट का रिप्रेजेंटेटिव मानता था, मतलब पैगंबर का प्रतिनिधि मानता था। He was of the opinion that he has sent by the prophet to propagate and spread Islam in this world. मतलब उसका ये मानना था कि उसको प्रॉफिट साहब ने भेजा है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस दुनिया में। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, औरंगजेब एस्टैब्लिश्ड इस्लाम इन हिज कोर्ट एंड एम्पायर। ठीक, देखिए, औरंगजेब जैसे ही गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर, औरंगजेब ने इस्लाम को अपने दरबार में, साम्राज्य में मूल रूप से प्रतिष्ठित किया। ठीक है, इसके अलावा बात करें, औरंगजेब प्रोपाउंडेड सच लॉज इन द स्टेट सो दैट द पीपल फैनेटिकली फॉलोज द पाथ मेंशन्ड इन द कुरान। ठीक, देखिए, औरंगजेब ने राज्य में ऐसी कानून प्रतिपादिता जिससे लोग कुरान में बताए गए मार्गों का कट्टरता पूर्वक अनुसरण करें। मतलब कि जो भी बातें बताई गई हैं कुरान में, उन सारी बातों को कट्टरता से फॉलो कराने के लिए, ठीक है, इन्होंने कई सारे क्या बनाए, कानून। ठीक, तो अपनी सारी चीजों को इस्लाम धर्म के हिसाब से चलाना, ये इनके रिलीजियस इंटॉलरेंस का पहला कारण दिखता है। दूसरा अगर हम बात करें तो औरंगजेब जो थे, इन्होंने हिंदू मंदिरों को बहुत तोड़वाया। देखिए,
जब भी कभी आप किसी भी दूसरे धर्म की स्थली को अपमानित करते हैं, इसका मतलब आप रिलीजियसली इंटॉलरेंट, मतलब आप धार्मिक तौर पर बहुत ज्यादा असहिष्णु हैं, मतलब आप अपने इस्लाम धर्म के अलावा किसी भी और धर्म को जगह नहीं देना चाहते। ठीक, तो औरंगजेब अक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स ड्यूरिंग हिज रीजन विश्वनाथ टेम्पल ऑफ काशी, केशव देव टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल एंड टेम्पल्स ऑफ उदयपुर, बीजापुर एंड जोधपुर वे डिमोलिश्ड। इनके समय में इतने सारे मंदिर जो है वो गिराए गए। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये कितने इंटॉलरेंट थे। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने भी जिजिया कर लगा दिया था। मैंने आपको जिजिया कर बताया था। ठीक है, इम्पोज जिजिया एंड अदर डिस्क्रिप्शनरी टैक्सेस ऑन हिंदूज। अच्छा, इसने कुछ स्पेशल टैक्स लगाए जो सिर्फ हिंदुओं पे लगाए। जैसे अगर हम बात करें, अकबर ने जो है जिजिया टैक्स को खत्म किया था, याद करिए। ठीक है, उज्जैन, ठीक है, महाराष्ट्र, बट औरंगजेब रिवाइव्ड इट इन 1691, और औरंगजेब ने इसको वापस अप्लाई किया 1691 में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एडिशनल टैक्स भी लगाए हिंदुओं पर। तो इससे ये समझ में आया कि ये व्यक्ति रिलीजियसली कितना ज्यादा इंटॉलरेंट है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके समय में जबरन धर्म परिवर्तन भी बहुत हुआ, फोर्स कन्वर्जन। औरंगजेब कंसीडर्ड इट एज अ रिलीजियस ड्यूटी टू कन्वर्ट हिंदूज इनटू मुस्लिम्स। औरंगजेब इसको धर्म का काम मानता था, मतलब कि वो ये मानता था कि हिंदू को मुसलमान बनाना ये धर्म का काम है। इसीलिए इसने बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने ये अपना कर्तव्य माना कि हमें हिंदुओं को मुस्लिमों में कन्वर्ट करना है। इसके लिए इन्होंने क्या करना शुरू किया, उनको लालच देने के लिए रिवॉर्ड्स दिए और उनको गवर्नमेंट जॉब्स का भी आश्वासन दिया कि अगर आप इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ही गेव वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्पटेशंस टू द हिंदूज टू कन्वर्ट इट इनटू इस्लाम, बट द हिंदूज हु डिड नॉट फॉल इनटू दीस टेम्पटेशन दे वेर फोर्स्ड टू कन्वर्ट इनटू मुस्लिम। देखिए, पहले क्या होता था, औरंगजेब प्यार से चारा फेंकता था। कोई चारा कर ले तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा तो जबरदस्ती कराएंगे। क्लियर है? ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने बहुत सारा ऑफर दिया औरंगजेब ने कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, आपको सरकारी नौकरी दे देंगे। अब जो सामने वाला नहीं बांट रहा है, फिर क्या करेंगे, ये जबरन उसको क्या करेंगे, मुसलमान बनाएंगे। फिर क्या बनेंगे, जबरन जो है वो उनको मुसलमान बनाएंगे। क्लियर है? ठीक, अगला था सोशल रिस्ट्रिक्शन ऑन हिंदूज। ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब एक्सेप्ट राजपूत्स, नो अदर हिंदू कुड राइड ऑन एलिफेंट, हॉर्स और प्लेग्यून एंड कुड नॉट वियर वेपन्स। मतलब सिर्फ राजपूतों को अधिकार था हथियार रखने का, इसके अलावा और किसी को अधिकार नहीं था। औरंगजेब had also banned the celebration of Hindu festivals and fairs during his reign. Hindu festival like Holi, Diwali. It was ordered that they should celebrate outside the market in a limited way. ठीक है, मतलब कि होली दिवाली के जो त्योहार थे, ठीक है, उस पर भी क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। उस पर भी क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। ठीक, तो आपको समझ में आई इनकी धार्मिक नीति। ठीक, ठीक, तो इनकी धार्मिक नीति क्यों रिलीजियसली इंटॉलरेंट थी, ये समझ में आया आपको। ठीक है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के हिसाब से चलना चाहते थे। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया इन्होंने, जजिया टैक्स लगाया और बलपूर्वक इन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के साथ साथ हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबद्धता भी लगाई। उनके फेस्टिवल्स बंद कर दिए, उनका सेलिब्रेशन बंद कर दिए। ये सब चीजें औरंगजेब ने करी, अकबर के टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी। इसके बाद अगला देखें कि इसके रिलीजियस के रिजल्ट्स क्या रहे, मतलब ये जो धार्मिक नीति थी इसके परिणाम क्या हुए। इसके परिणाम तो सबसे पहला ये था कि औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी प्रूव्ड डिसेस्ट्रियस। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिसी द डिस्टेंस बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम इंक्रीज। अच्छा देखिए, इनकी बहुत ज़्यादा भेदभाव वाली रिलीजियस पॉलिसी थी, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ज़्यादा खाई बढ़ गई, मतलब दुश्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब जो थे वो हार्शली थे टुवर्ड्स हिंदू राजपूत बिकॉज ऑफ हिज बायोमेट्री। औरंगजेब का जो व्यवहार था, ठीक है, वो, ठीक है, हिंदू राजपूतों के प्रति बड़ा कठोर था। ठीक है, और यही रीजन था द रिजल्ट ऑफ विच प्रूव फेटल फॉर द मुगल एम्पायर। क्योंकि देखिए, मुगल एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत राजपूत थे।
आप जानते हैं अकबर के टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि अकबर को ये पता था हम इस देश पे राज नहीं कर सकते जब तक राजपूतों का साथ हमें नहीं मिले। ठीक, तो इसीलिए उसने लिबरल पॉलिसी और फ्रेंडशिप की पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन ये भाई साहब उल्टा कर गए, इन्होंने उनको ही दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके कारण इन दिस एक्ट टू द हिस्टोरियंस लेनेपुल हिज रिलीजियस पॉलिसी वाज द राइट हैंड ऑफ हिज एम्पायर एट द बिगिनिंग ऑफ औरंगजेब reign, but soon it turned against him because of his discriminatory caste based actions and policies. अच्छा, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था इनका जो भी था पॉलिसीज, जिसके चलते एक वर्ग में बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई औरंगजेब की। देखिए, जब आप एक तरफा चलते हैं ना तो उससे क्या होता है, दूसरी कम्युनिटी जो होती है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा खफा होती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी रहा था इनका। इसके अलावा बात करें, औरंगजेब बायोट्री एंड स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी के बर्थ टू फियर्स रिबिलियंस इन द एम्पायर। अच्छा देखिए, जब आप इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाएंगे तो विद्रोह होगा। भाई किसी के भी मंदिर आप तोड़ोगे, उनके तो धर्म स्थल ही है, तो वो तो विद्रोह करेंगे, जिसके कारण जाट हो गए, मुगल सिख हो गए, मराठास हो गए, सतनामी हो गए, ये सब विद्रोह में खड़े हो गए मुगल एम्पायर के। और अकबर की पूरी सॉरी औरंगजेब की पूरी जिंदगी इनको सप्रेस करने में लग गई, पूरी जिंदगी। तो इसी कारण से देखा जाए तो उसने जो मुगल एम्पायर को और ज्यादा सुदृढ़ बना सकता था वैसा कोई काम वो कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो तो पूरे टाइम विद्रोह दबाने में लगा रहा। तो इसीलिए अकबर की रिलीजियस पॉलिसी भी मुगल एम्पायर के पतन का कारण बनी। जैसे इनकी साउथ इंडिया पॉलिसी बनी थी मुगल एम्पायर के पतन का कारण, वैसे ही इनकी धार्मिक नीति भी किसके कारण बनी, कब बनी, ठीक, डाउनफॉल। ठीक है, तो रिलीजियस पॉलिसी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा औरंगजेब कंप्लीट होता है और इसके बाद फिर अंततः बाद के समय में औरंगजेब की तबीयत खराब होने लगी और फाइनली 1707 में आकर के औरंगजेब की डेथ हो गई। 1707 में क्या हो गई, औरंगजेब की डेथ हो गई। क्लियर। तो यहाँ से हमारे जितने भी मेन मुगल्स थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा अपनी स्टडी को चेंज करेंगे। अब यहाँ से हम पहले मुगलों का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उनकी पूरी इकोनॉमी पढ़ेंगे, उनकी सोशल लाइफ पढ़ेंगे, उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। क्योंकि मैं लेटर मुगल्स इसलिए बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि लेटर मुगल्स जो होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो एक तरीके से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एम्पायर का, इकोनॉमी, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सब पढ़ने के बाद हमारा मेडवेल हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमारी मेडवेल हिस्ट्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम मॉडर्न में एंटर कर जाएंगे। उसमें सबसे पहले हम जो लेटर मुगल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो अलग अलग राज्य थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सिख थे, मराठास थे, बंगाल था, मैसूर था, ये सब हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और हमारा लेक्चर भी आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।